राहुल कुमार, टेक योर सीट, उतार लीजिए मास्क। तो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी और ग्रेजुएशन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो जाति क्या होता है? समाज में भारतीय समाज में जो बांटा गया है ग्रुप को रिलीजन के हिसाब से भी, या फिर आप डिवीज़न ऑफ ऑक्यूपेशन के हिसाब से, वो जाति है सर। तो रिलीजन के हिसाब से जाति को डिवाइड किया गया है। धर्म से भी है सर, काफ़ी हमारे धर्म की किताबों में भी है। अच्छा, कैसे धर्म के हिसाब से कैसे बांटते हैं सर? एक दो उदाहरण बताइए। कुछ लॉ बुक्स हैं सर हिंदू हमारे जो पहले के, तो उसमें जैसे कि वेद में भी लिखा हुआ है कि 4 अंग से आए हैं, जैसे ब्रह्मा जी के फिर मुंह से, हाथ से, बॉडी के पार्ट से। अच्छा, वो तो वर्ण की उत्पत्ति की बात है, ओरिजिन ऑफ वर्ण। तो वर्मा के मुख से, बाजू से, भुजा से जो बाजू से, पेट से, जांघ से जो उत्पत्ति हुई वो है। ये तो वो तो वर्ण था। वर्ण एक खुली व्यवस्था थी जिसमें मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार वर्ण में परिवर्तन करता था, लेकिन जाति तो वर्ण व्यवस्था है सर। तो वो वर्ण से आप कैसे रिलेट करते हैं? जाति वर्ण का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है सर। वर्ण ही इसकी उत्पत्ति, जाति की उत्पत्ति वर्ण में ही छिपी है सर। पहले वर्ण से डिवीज़न था, फिर लोकल बेसिस पे, फिर जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया इंडोगैमी के थ्रू, जब अपने कास्ट में शादी होने लगी, जॉब एक ही जॉब पे इंस्टिल होने लगे, तब जाके वही लोकल बेसिस पे जाति बन गई सर। बेस वही है हर जगह पे, जैसे वर्ण 4 ही है लेकिन जातियाँ काफ़ी है, तो रीजन के हिसाब से होता है सर। ठीक है, जातियों में प्रभु जाति के कॉन्सेप्ट को एक दो उदाहरण से बताइए। जो डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट के लिए क्या क्या आवश्यकता है सर? आवश्यकता तो M.N. श्रीनिवास जी ने डोमिनेंट कास्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि वो एजुकेशन होगा, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, इनके पास लैंड होगा, और फिर अभी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें भी इनकी भागीदारी हो जाएगी, और इनका काम होता है मेनली किसी गांव में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मीन्स ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में इनका मेन पर्पस है। भारत में वैसे आप उदाहरण प्रभु जातियों के बताइए। काफ़ी है सर। अभी कर्नाटका में अपने लिंगायत हो गए, बोकालिंगा हो गए, नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट कास्ट हो गए, जाट हो गए, यादव हो गए। इनकी संख्या ज़्यादा है। संख्या भी ज़्यादा है, लैंड, फिर लैंड बेस्ड पावर भी है इनके पास, पॉलिटिकल पावर भी होगी। अच्छा, अभी वर्तमान समय में बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके समर्थन में इन्होंने खुल के बोला है, और 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना, कोई सेंसस हुआ नहीं है। तो अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है तो इसके हमारे क्या सोशल रिपरकशंस हो सकते हैं, या सोशल क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के नाते आपका क्या दृष्टिकोण है? सर, मुझे लगता है कि समाज में आप हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। अगर हम इसकी जनगणना करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव में सर के अगर हम अभी तक हम लोग पुराने डेटा को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मंडल कमीशन में 52% बोला गया था इसी 1931 की सेंसस को यूज़ करके, तो सर कैटेगराइजेशन अभी क्या है, कहते हैं कि इस जाति में भी जो OBC है उसमें भी टॉप मोस्ट लोग ज़्यादा वो यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि किस जाति को और ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस भीड़ में छुप गई है। एक पॉजिटिव ये भी हो गया। और सर नेगेटिव में तो अगर पॉलिटिकली इस चीज़ को उठाया जाए तो आपने कहा कि कुछ जातियों को हुई है, आखिर क्या हुई है कुछ जातियों को नहीं हुई है?
सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया गवर्नमेंट में, तो इस बेसिस पे तो कुछ ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स, जी सर, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, तो इस बेसिस पे ऐसा नहीं है, अभी हम ये डेटा नहीं है हमारे पास कि इस जाति का एग्जैक्ट कितना रिप्रेजेंटेशन है, वो एक कंबाइन करके ओबीसी का आ रहा, तो उसमें सब कैटेगराइजेशन की संभावना है, तो उससे और भी लाभ मिलेगा इनको। और हाल रिपरकशन में किसी समिति ने कहा है कि केंद्रीय सेवाओं में मात्र ओबीसी का 12% ये है रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको नहीं लगता है कि तो ओबीसी का तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा? 27% आरक्षण है, ओबीसी को प्रोफेसर 12%। यूनिवर्सिटी में 1% है, अब प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1% से भी कम है। नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। प्रोफेसर सिंगल पद वाला में नहीं है जी। अच्छा, सर वो 13 पॉइंट रोस्टर है जो आप कह रहे हैं कि 13 से कम में तो रोस्टर बदल जाता है। अभी अगर वो एक ही प्रतिशत है सर, उस 1% में भी किसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रही है इतने में? अगर एक पैटर्न बनाया जाए, हम पैटर्न के तहत देखें तो पता चल जाएगा हमें। आप तो इसके सरकार की संबंध में आरक्षण नीति तो फेल हो गई। 1% भी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और 27% आरक्षण है, तो आरक्षण नीति तो बेकार है। सर ये तो बैकलॉग्स है, ये तो क्लियर करेंगे तो ये तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई। रिजर्वेशन तो है ही, आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, सीट फुलफिल कीजिए तो फिर भर जाएगी सर। अच्छा, वेरी गुड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का व्यवहार किस प्रकार से आप प्रशासन में करेंगे? सर अभी तो टेक्नोलॉजी जिस टाइप इवॉल्व हो रही, एक तो हम लोग मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की इधर जा रहे हैं, काफ़ी रेंटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, नए नए मशीन्स आ रहे हैं। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में कि ICCT से कनेक्ट करेंगे, मतलब कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से भी मैकेनिकल चीज़ को ऑपरेट भी कर सकते हैं, इसकी भी प्रावधान है। और आप तो मेक इन इंडिया के भी, आप तो एक छोटे पदाधिकारी है, सब तो नीतिगत बातें हैं। आप एक पदाधिकारी SDC बनेंगे तो आप तो एक पदाधिकारी रैंकिंग में बीच के पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर कई बड़े पदाधिकारी हैं, DM हैं, तो आपको तो केवल उनका आदेश का पालन करना होगा। तो आपके अपने विषय का व्यवहार किस प्रकार से करेंगे? सर जो भी स्कीम चल रही है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में तो मदद कर ही सकते हैं। जैसे मैकेनाइजेशन, अगर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, पता चल रहा है मुझे कि ऐसी ऐसी मशीन की और भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर अभी यही सर पॉलिसी में अगर आप इनपुट दे सकते हैं, या फिर मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, मैं अपने सीनियर को बता सकता हूँ। अगर इनकी कुछ मैं भी सॉल्व कर पाऊँ तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ सर। राहुल, आप अगर सिलेक्ट होते हैं, आपको किसी सब डिवीज़न का SDO बनाया जाता है, तो वहाँ पे आप जा कर के किन प्राथमिकताओं पे काम कीजिएगा? आप अपनी 3 प्राथमिकताएं बताइए और उस पर किस तरह से काम करिएगा, अपनी स्ट्रेटजी। सर अगर प्राथमिकता की बात है तो मैं चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा अच्छा रहे मेरे इलाके का, लोगों से संवाद बना रहे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर जो भी मेरे अंदर आ रहे हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं सर, उनको मेरे निर्देश रहेंगे कि आप बहुत सम्मानपूर्वक बात करें इनसे, इनके जितने भी कंप्लेंट्स है सुने और आप आगे बढ़ाएं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया। दूसरा ये कम्युनिकेशन विद पीपल सर। तीसरा अगर होगा सर तो मैं एजुकेशन की ओर थोड़ा देखना चाहूँगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ वहाँ के स्कूल की व्यवस्था क्या है, टीचर्स आ रहे हैं, सारे कुछ इस पर ज़्यादा ध्यान देना सर। बस इतना काम होगा कि आप ऑफिस से पैर नीचे भी नहीं रख पाएंगे, और फील्ड में बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो आप जाने से ही बचेंगे। कैसे आप संवाद रख पाएंगे लोगों से? पदाधिकारी से संपर्क तो हो जाएगा सर। मैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफिसर जो है उनसे तो संवाद कर ही सकता हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। कौन फर्स्ट पॉइंट ऑफिसर आपके? फर्स्ट पॉइंट ऑफिसर भी जो कहने का होंगे, मतलब जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होंगे जनता के बीच,
वो भी जनता के सामने ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। मैं निर्देश दूंगा सर उन्हें कि आप क्योंकि उनके पास भी कार्य बोझ अधिक है और पदों की संख्या दिन दिन कम हुई है और कार्यभार बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में तो अपने कार्य से ही फुर्सत नहीं है, तो आप पब्लिक से कैसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा। आपके पास भी है कि ऑफिस काम इतना होगा कि आप पेपर वर्क से नहीं सर उठा पाएंगे। उसके बाद है आपको अनेक मीटिंग्स अटेंड करने होंगे, फिर उन मीटिंग्स के रिपोर्ट्स देने होंगे और उन मीटिंग्स का कंप्लायंस करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे करेंगे सर? तो फिर अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि आप ऑनलाइन कोई कंप्लेनिंग सिस्टम है हमारी, जो भी आप उधर कंप्लेन कीजिए, कोई तो उपाय निकाल। तो लोक शिकायत बना है ना जी सर, लोक शिकायत के बारे में मंडल लोक शिकायत के बारे में जानकारी होगी, वहाँ तो लोग शिकायत करते ही हैं। सर हम लोग एग्जीक्यूटिव हैं, हमारी तो ऐसा नहीं है कि हमें तो बस इम्प्लीमेंट ही करना है जो भी काम है हमारे, इससे यही हमारा मैक्सिमम यही कर सकते हैं सर। अगर एफर्ट डाल के जहाँ तक लोग तक पहुँच पाएँ तो और सही रहेगा ये। अच्छा, बिहार में क्या बताइए, कृषि के स्थिति में बताइए कुछ। बिहार में तो 2006 के में हमने वो MSME वो मंडियाँ थी सर, हमने वो लॉ हटा दिया। तो अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था सर कुछ दिन पहले, जो AN सिन्हा सोशल साइंस ग्रुप की रिपोर्ट थे कि जैसे हमारे अनाज जो है सर, ये 2 साल पहले की बात मैं बता रहा 2019 की, तो उस वक्त 1800 MSP चल रहा था क्विंटल, तो हमारे किसान को यहाँ 800-900 मिल रहे थे। अगर हम जो बाज़ार की जो भी फैसिलिटी है उसको और अच्छे से दुरुस्त करें कि इनको सामान बेचने में वो आसानी हो। तो बाजार की शक्ति तो WTO का सीधा निर्देश है कि बाजार की शक्तियों में सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। भारत सरकार हस्ताक्षर कर चुकी है और नहीं मानने पे वहाँ दंडित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सरकारी नीति में तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इनके जो अभी हमने जैसे न्यू लॉ ला रहे हैं हम लोग, तो जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब से अगर गोदाम बना दिए, इनको डिस्ट्रिक्ट में सेल नहीं करनी पड़े तुरंत। देश आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, उस समय से अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर गोदाम का, परिवहन का, वेयर हाउस का, कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड चेन अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन कर देने से इतनी जल्दी हो जाएगी? जल्दी तो नहीं होगी सर, लेकिन अभी जैसे हमारे उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने अभी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बात कर रखी है, अभी इस्टेब्लिश होने वाली है सर। धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी FDI आती है तो उनका तो सीधा काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और जैसे ही वो वेयर हाउस में और इसमें इन्वेस्ट करेंगी तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है। और भारत में आप जानते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट विदेश से FDI आती है वो 80% से 85% सर्विस सेक्टर में जाती है। तो सर्विस वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनका पैसा यहाँ फंस जाएगा। सीधी सी बात है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री अगर और बड़े हो जाएंगे तो हम सभी मजदूर केवल रह जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं रहेंगे। हमारे किसान भी मजदूर हो जाएंगे, हम सब भी मजदूर हो जाएंगे। सर तो इसके अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालें अगर इस टाइप करके कि कोऑपरेटिव के थ्रू या कुछ, इनको भी थोड़े ताकत के तौर पे PPP मॉडल के टाइप की इनके भी इसमें स्टेक हो सर। ऐसा नहीं कि बस उनके ही हाथ में हो, दोनों मिल के अगर सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर सब तो सरकार तो फिर प्रशासन रह जाएगा, बाकी सारे जितने भी व्यक्ति हैं वो किसान हो या मजदूर जो कहलाते हैं वो सारे मजदूर ही रह जाएंगे सर। तो हमारा तो अभी हमने ये मॉडल तो हमने इम्प्लीमेंट सेंटर से फार्म बिल पास हो गया है सर। तो ये तो हम लोग एग्जीक्यूटिव है, अभी जो भी है उसको अच्छे से आगे बढ़ाना है सर। रवांडा का भी मॉडल है सर ये। वैसे रवांडा देश में जो इतने जेनोसाइड वगैरह हुई थी तो वहाँ यही मॉडल पे आज वो इतने सक्सेसफुल है सर। एकदम होम से जो डिलीवरी है फार्म से, वहाँ से उनके प्रोडक्ट लेके जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट प्रोसेस उसमें भी समस्या है ना कि अगर प्राइस फिक्स कर दिया कि आपको 10 रुपये हम टमाटर लेंगे, आप मार्केट में टमाटर का दाम 40 रुपये किलो है और वो मजबूर है, चूँकि पहले वो रील ले चुका है, खाद ले चुका है, बिल तो 10 रुपये बेचने के लिए मजबूर हैं।
तो किसान तो वहाँ भी मारा गया। सर कहीं ना कहीं कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा सर इसका, ऐसे। ठीक है, अच्छा, बहुत क्या एक है। बात बताइए, अभी प्राइवेटाइजेशन सब का यूज़ हो रहा था बार बार, तो एक सरकार अभी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे PSU का कर रही है, तो ये सब तो बहुत चर्चा में रहते हैं। तो मुझे आपसे जानना है कि इन डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन दोनों में क्या अंतर है? सर डिसइन्वेस्टमेंट तो जब आप 51% शेयर अगर सरकार बेच देती है तो वो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगी, ताकि कोई भी अगर 49% ले लेता है तो मतलब सरकार की भागीदारी 49% हो जाती है, उससे ऊपर कोई भी ले लेता है तो उनकी मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके हाथ में चला जाता है। ऐसे तो डिसइन्वेस्टमेंट आप 10% ही बेच सकते हैं, 20% बेच सकते हैं, एक पावर कंट्रोल आपके सरकार को वही करना चाहिए था। अगर कुछ बात है 10-20% बेचना चाहिए, 100% बेच दे रही है। सर इसमें और विदेशियों के हाथ भी 51% से अधिक शेयर बेच रही है, तो कल ऐसा नहीं लगे ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाएगा भारत पर, राष्ट्र की संप्रभुता पे तो प्रभाव पड़ेगा। संप्रभुता पर प्रभाव पड़ेगा। सर कभी पॉलिसी अगर ऐसी है तो कभी पॉलिसी बदल भी सकती है सर। कभी हमने बैंक नेशनलाइजेशन भी किया था, कभी अभी फिर से प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नहीं किए तो फिर भी हम अभी भी किए। सर कुछ एग्जाम्पल भी हैं इसके बहुत अच्छे जो हमारे देश में, जैसे कि तमिलनाडु हो गए। हमने पहले ऑटोमोबाइल में हमारा अच्छा वो नहीं था एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट से हमने सीखा, फिर अपनी खुद की प्रोडक्शन लाइन अच्छी हो गई है धीरे धीरे। तो और हिंदुस्तान जिंक भी एग्जांपल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है सर इसमें। देखिए 100% बेचना या 51% अधिक 50% से अधिक सेल करना, प्राइवेटाइजेशन करना तो खतरनाक है। सर अगर ओवरऑल अगर अब बिजनेस बढ़ता है, कारोबार उद्योग बढ़ता है तो अच्छी बात है सर। ये दोनों एस्पेक्ट में आप लेबर के एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फिर अलग चीज़ है। ऐसे तो अगर वो विस्तार हो रहा तो ग्रोथ होगा सर ओवरऑल। ठीक, बहुत देखिए आपका सब कुछ है, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ जाइए आइए आइए बैठिए। आइज को आप ऊपर कर, नहीं होगा ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ देर के लिए हाथ ऐसे तो आपका छुप जाएगा, क्योंकि हाथ आपका नीचे टेबल के नीचे रहेगा तो हाथ तो छुप जाएगा, क्योंकि हाथ भी मूवमेंट करते हैं आप, लेकिन वो तो छुप जाएगा क्योंकि टेबल के नीचे आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपका आई जो ऐसे contact है मुंह को भी वो बंद कर disrupt लिए एक होगा। बार आप कस करके, ऐसे करके फिर आँख को हमेशा ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ जो मेंबर बैठे हैं, आईज का कांटेक्ट आपको उन्हीं के पास रहना है। आपका ऊपर कॉन्टेक्ट जा रहा आप ऊपर बीच बीच में जो है ना ऊपर कर रहे हैं, तो इससे जो है आपका जो ग्रेविटी है, ऑफिसर्स का जो क्वालिटी है वो नीचे हो रहा है ना। थोड़ा और शांत हो जाइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपके पास जवाब है। हम लोग घुमा दिए, आपको परेशान किए जानबूझकर कि थोड़ा आप ऐसे भी पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? सर ऐसे तो मैं जनरली लेबर पर्सपेक्टिव से ही बोलता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ये सरकारी देखिए जो ये तो- डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, तो PSU जितने भी हैं, एयर इंडिया है, तो उसमें क्लासिफाइड है कि किसका हमको प्राइवेटाइजेशन कर देना है और किसका जो लॉस मेकिंग है उसको बेचो। अगर लॉस मेकिंग है तो वो हमारा नेशनल जो वेल्थ है उसको घाटा में ले जा रहा है ना, तो उसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो और हमारा कोई नहीं। यह सही 1-2 जगह बताए कि मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो हाँ, मेरा और- काम पालन करना है, और बड़े बड़े नीतिकार बैठे हैं, उनका है ना, काम- उनका काम है ये। लेकिन अगर- मेरी जिम्मेदारी काम नहीं है। जहाँ से थिंकिंग करने की बात है एज ए पीपुल ऑफ इंडिया, तो अभी मैं सक्षम नहीं हूँ। हमारी जानकारी ऐसी है कि सरकार जो कर रही है वो अच्छी जनता के लिए कर रही होगी, और इसलिए कि फंसना नहीं है उसमें, राइट। अगर हाँ, जो फंसेंगे सर- आप जो सरकार का तो stand है, आपका वहाँ पे उसका पॉजिटिव समर्थन एटीट्यूड करें। पता चलेगा कि कहाँ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और कहाँ निगेटिव है। इसलिए फंसना नहीं है, वो एटीट्यूड से निकल जाना है, यह कह करके कि मैं नीतिकार नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता के हक में ही होगी, है ना। और मैं सरकार के जो आदेश होंगे, सरकार बड़ी पदाधिकारी के जो आदेश होंगे उसके पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ, कर्तव्यनिष्ठा से काम करूँगा, है ना, प्रयास करूँगा। और अगर कहीं अपने विषय जानकारी का प्रयोग कर सकूँ तो मैं उसका व्यवहार करूँगा, है ना, कर दूँगा। कि हम अगर मैकेनिकल इंजीनियर कहें तो पुल बना दूँगा, रातें रात
ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि आप तो आपके कुछ पास नहीं कर- संसाधन नहीं आपके है। पास कोई संसाधन नहीं है, आपके आदेश पालन नहीं किए जाएंगे, आपके आदेश पर कोई कार्य नहीं किए जाएंगे। आपके आदेश नीचे वाले पर, जो आप सही बोले कि फर्स्ट ऑफिसर से कांटेक्ट रखूँगा, बहुत अच्छी बात है, और उनसे कहूँगा किसी परेशान ना करें, है ना। विजिट करूँगा समय निकाल कर, कार्यों को निष्पादन रात्रि में सुबह करने का प्रयास करूँगा, जो फाइल्स वर्क हैं तो अपना समय अधिक से अधिक निकालने का प्रयास करूँगा, यही सब बताया जा सकता है, ठीक है ना, जो पहले आप बता रहे थे। आप ठीक बोले हैं कि आप अपना ऑप्टिमम देंगे। हाँ, मैक्सिमम आउटपुट आप देंगे, वो आप ठीक बोल रहे थे, सब बात सही बोल, तब हम लोग लगा कि आपको थोड़ा परेशान किया जाए, ठीक है। तो आप इधर उधर करने लगे नज़र को, और थोड़ा आप सही बोल रहे होंगे, हाँ। फिर भी आपको ऐसे दबाव दिया जाएगा और बोला जाएगा कि लग रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो जैसे उसमें आप भटकना सही नहीं बोल है। रहे थे, उसमें यहाँ भी आप भटकना सही नहीं बोल रहे थे, तो हम जानबूझ करके यह दबाव दिया गया कि जिससे आप टूट जाए, फंसे नहीं। पब्लिक वहाँ का लोकल बॉडी जो नेता होता है, पंचायत का, विधायक का, लोकल MP, सबका प्रेशर रहता है। तो उस सबको प्रेशर आप कैसे झेलिएगा, पदाधिकारी का प्रेशर, और ऊपर से आप अपने उच्च अधिकारी, बड़ी अधिकारी का निर्देश, अब कोई पालन विधायक कराओ। आ जाएंगे और कहेंगे जो होना नहीं है, हाँ। कहेंगे कि इसको कीजिए, तो आप उसको कैसे टैकल कीजिएगा। देखिए तो ऐसे ही कर बातचीत लेते हैं बीच बीच में, जी सर। ये सब थोड़ा निगेटिव आपका इंप्रेशन होता है, आँख को ऊपर ले जाना, चाहे माउथ को कर लेना, हाथ वाला आप हम देखें छुप जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा ही मूवमेंट उंगली का करते हैं तो छुप जाएगा, ठीक है। हम लोग का सब चीज़ पर नज़र आता है, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, इसलिए हम आप लोग आपको तोड़ने के लिए हम लोग लग गए हैं, ठीक है, आपको मजबूत करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। बहुत ठीक है। आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।